औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 13 मैकेनिक्स 2। और आज हमने इसके अंदर पढ़ना है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग या प्योर रोलिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है जी, और प्योर रोलिंग। ये हमने जो है आज स्टडी करना। फोकस को ज़रा सेट किया। तो जो रोलिंग है, रोलिंग इज ए स्पेशल केस ऑफ कंबाइंड रोटेशनल and translational motion। यानी कि रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन जो है, इसको अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास जो है वो रोलिंग आ जाती है। और ये किसी सरफेस के ऊपर ये रोलिंग इस तरह होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट को इस तरह किसी सरफेस पे रोल करना चाहिए कि वहाँ पर कोई रिलेटिव मोशन हो बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मिसाल के तौर पे देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये नीचे सरफेस है, तो ये जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है। ये वाला, ये पॉइंट P जो है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सरफेस के साथ, इस पॉइंट, एक सरफेस का पॉइंट, देखिए एक यहाँ पर सरफेस का पॉइंट भी होगा और एक ऑब्जेक्ट का, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में, सरफेस और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के दरमियान में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए। रिलेटिव मोशन का मतलब यह है कि अगर इनके दरमियान में रिलेटिव मोशन होगी तो फिर यहां पर फ्रिक्शन होगी, ठीक है। देयर शुड बी नो रिलेटिव motion between point of contact and the surface on which the object is rolling, yeah, on the way the object is moving। जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है।
तो ये सिचुएशन जो है इसको हम कहते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। यानी कि अगर आप सिंपल डेफिनेशन करें तो हम कहेंगे कि व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन between point of the contact and the surface on which the object is moving, then we said that the body is moving with rolling without slipping। क्योंकि यहाँ पर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सरफेस के पॉइंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है इन दोनों के दरमियान में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, तो ये स्लिप नहीं होगा, स्किड नहीं करेगा, ये बस इस तरह करके आगे रोल करता चला जाएगा। लेकिन अगर इनके दरमियान में फ्रिक्शन आ जाए तो फ्रिक्शन क्या करेगी, वो रिलेटिव मोशन को प्रोड्यूस करेगी, और जब वो रिलेटिव मोशन को प्रोड्यूस करेगी तो फिर ये सिर्फ रोल नहीं होगा, ये थोड़ा सा आगे की तरफ स्किड भी करेगा। वो फ्रिक्शन इसको जो है वो स्किड भी कराएगी। तो अगर हम सपोज करें कि हमारे पास एक रोलिंग व्हील है, ठीक है जी, एक रोलिंग व्हील है हमारे पास, सपोज वी हैव ए रोलिंग व्हील, एक व्हील है जो किसी सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं फिगर्स बनाता हूँ यहाँ पर, एक फिगर ए, ठीक है, एक ये सरफेस है, एक ये फिगर बी, और यहाँ पे एक फिगर सी। एक व्हील है, a wheel is moving on a surface। एक सरफेस के ऊपर व्हील जो है वो मूव कर रहा है। तो हमें ये लगेगा कि जो टॉप ऑफ द व्हील है, ठीक है, इट इज मूविंग फास्टर देन बॉटम। तो ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सरफेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोलिंग ऑफ द व्हील विदाउट स्लिपिंग। लेकिन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो हर दफ़ा वो रेस्ट पे है। क्यों रेस्ट पे है? क्योंकि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है, अब इस केस के अंदर चूंकि कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई वर्क डन नहीं करेगी। एज देयर इज नो रिलेटिव मोशन, so the friction will not do any work done on the object। तो फ्रिक्शन है जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई वर्क डन नहीं करेगी। तो there will be no dissipation of energy, so there will be no loss of energy। देखें ना, एनर्जी का लॉस जो है वो तो उस वक्त ही होगा जब फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करेगी। तो फ्रिक्शन जो है वो कब एक्ट करेगी? जब इनके दरमियान में रिलेटिव मोशन होगी। लेकिन चूंकि इनके दरमियान में रिलेटिव मोशन ही नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं एक्ट करेगी, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा। तो ये विदाउट स्लिपिंग जो है ये हमारा जो व्हील है ये रोल करता जाएगा। अच्छा, अब आप देखें ये जो तीन फिगर्स मैंने ऊपर बनाई हैं, अब ज़रा इनको हम डिस्कस करते हैं। ये यहाँ पर वी सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ये रोटेशनल मोशन है बॉडी की। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वी सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी के साथ, ये भी वी सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी है,
और ये भी v सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी है। तो यहां पर आप देखें v टोटल, ठीक है, फिगर ए के अंदर ये क्या है कि ये सिर्फ रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है। ये एंगुलर वेलोसिटी के साथ इस तरह मूव भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, ऐसे रोटेट। फिगर ए शो कर रही है कि ये एक मूव कर रहा है। अब फिगर बी के अंदर आप देखें, अगर ये इस तरह करके मूव कर रहा है तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एक पॉइंट इधर है ये, तो ये यूं करके मूव कर रहा है तो ये पॉइंट ऐसे v सेंटर ऑफ मास तो इसकी इस तरफ होगी, लेकिन इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इस तरफ जा रही है, इस तरफ, पीछे की तरफ। v सेंटर ऑफ मास आगे है और एंगुलर वेलोसिटी पीछे की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब है कि v सेंटर ऑफ मास ये इस तरफ होगी, इसकी ये ओमेगा r, और v इसकी इस तरफ होगी, v सेंटर ऑफ मास। तो अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो ओमेगा r इज इक्वल टू 0, तो v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ओमेगा r। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा v सेंटर ऑफ मास ओवर r निकल आएगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ये क्या है? ओमेगा, दिस इक्वेशन 1 is the condition of pure rolling। ये क्या है? ये कंडीशन है हमारे पास प्योर रोलिंग की। ठीक होगी जी बात। तो अब आप देखिए फिगर सी जो है, फिगर सी के अंदर हम कहते हैं कि पॉइंट इधर है कहीं ये, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी यूं इस तरफ जाएगी और v सेंटर ऑफ मास भी उसी तरफ ही है। तो हमें पता है कि v सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा r इज इक्वल टू 0, और हमने पीछे लिखा है कि v सेंटर ऑफ मास भी जो है वो ओमेगा r के बराबर है। तो ये v टोटल यहाँ पर जो है वो कितनी हो जाएगी? v टोटल, इसमें वैल्यू रखें ओमेगा r, सॉरी, v सेंटर ऑफ मास प्लस v सेंटर ऑफ मास, तो 2v सेंटर ऑफ मास, यानी कि यहाँ पर v टोटल इसकी इतनी होगी 2v सेंटर ऑफ मास। क्योंकि देखें इधर से यूं ये वेलोसिटी ओमेगा r इस तरफ जा रही है, इस तरफ ऐसे, इस तरफ, ठीक है, ये और v सेंटर ऑफ मास भी इस तरफ। तो फिगर बी में तो हमें ये पता चल रहा है कि ये सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, लेकिन फिगर सी के अंदर टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है, फिगर सी के अंदर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है दैट इज़ दी सम, ठीक है, वी सेंटर ऑफ मास और ओमेगा आर, ये उसका सम है। तो हम इसको यूँ समराइज कर सकते हैं कि इन केस ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इन केस ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, हमारे पास v सेंटर ऑफ मास होती है ओमेगा r के अंदर,
ये हमें फिगर ए से पता चल रहा है, ठीक है। और फिगर बी जो है, फ्रॉम फिगर बी it is clear that tangential velocity and velocity of center of mass are in opposite direction, कि v जो है वो इसके बराबर। और फिगर सी में हमें पता है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो ट्वाइस हो रही है सेंटर ऑफ मास की। इन फिगर सी वी टेंजेंशियल जो है वो 2v सेंटर ऑफ मास। तो इन तीन फिगर्स के ये रिजल्ट्स जो हैं ये हमारे पास निकल आएंगे, ठीक होगी बात। अच्छा, अब आप देखें कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, जो काइनेटिक एनर्जी है वो सम होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, उसको छोटा टी कह लेते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, इसका सम होती है। तो ये क्या हमने निकाली थी कंबाइंड के अंदर, 1/2 mv²m प्लस 1/2 आई सेंटर ऑफ मास ω², ये हमने निकाला था। और यहाँ पर हमारे पास v सेंटर ऑफ मास ω/r निकला है, ये कंडीशन ऑफ रोलिंग निकली है हमारे पास। तो यहाँ से ओमेगा v सेंटर ऑफ मास ओवर r के बराबर होगा, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² प्लस 1/2 आई सेंटर ऑफ मास और इसमें वैल्यू v सेंटर ऑफ मास ओवर r स्क्वायर। ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर हम फर्दर जो है वो सॉल्व करें तो आप देखें कि आई सेंटर ऑफ मास जो है किसी रिंग का वो mr² होता है। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² सेंटर ऑफ मास प्लस 1/2 mr² v² सेंटर ऑफ मास ओवर r², ये इससे कट गया। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1/2 mv² सेंटर ऑफ मास प्लस 1/2 mv² सेंटर ऑफ मास। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, ये दोनों जमा हो जाएंगे तो mv² सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से v² सेंटर ऑफ मास जो है उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। तो वो क्या आ जाएगी, v² सेंटर ऑफ मास काइनेटिक एनर्जी ओवर m, ठीक है। तो v सेंटर ऑफ मास काइनेटिक एनर्जी ओवर m का अंडर रूट।
इसमें काइनेटिक एनर्जी और m की वैल्यू रखें तो आपके पास v सेंटर ऑफ मास जो है वो निकल आएगा। ठीक होगी बात। अच्छा, इस पे एक और मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के ऊपर, ठीक है, जिसमें हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस जो हैं उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन उसी में एक और चीज़ जो इसके साथ समझनी बड़ी ज़रूरी है वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिंगल पार्टिकल जो है इसको हमने स्टडी करना। पहले हम ज़रा देख लें कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखें, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, स्ट्रेट लाइन में, तो इसका मोमेंटम ये होता है, इसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर। लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेट करना शुरू कर दे या कोई बॉडी जो है वो रोटेशन कर रही हो, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम उस वक्त होता है उसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन is known as angular momentum। यानी कि कोई भी बॉडी जो रोटेशनल मोशन कर रही है उसका मोमेंटम जो है वो एंगुलर मोमेंटम होता है। तो इसको अगर मैं लिखूं तो सिंपल ये है कि R क्रॉस P, P इज द लीनियर मोमेंटम, P जो है वो लीनियर मोमेंटम है और R जो है वो पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। अब हम देखते हैं कि ये R क्रॉस P हमारे पास आता किस तरह। ठीक है जी, ये R क्रॉस P जो है ये हमारे पास निकलता किस तरह, प्रूफ इसका कंसिडर करते हैं। कंसिडर ए पार्टिकल P which is moving in a which is moving in a circular path। एक पार्टिकल P है जो सर्कुलर पाथ के अंदर
मूव कर रहा है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं बनाता हूँ, यहाँ पर x, यहाँ पर z, यहाँ पर y। ये एक पार्टिकल p है। तो इसको आगे मैं बढ़ा दूँ और ये मोमेंटम है इसका लीनियर p मोमेंटम, ठीक है। यहाँ से कोई एंगल थीटा जो है वो बन रहा है और इधर से ये वाला कंपोनेंट, ये वाला जो है, ये क्या है, ये p साइन ऑफ थीटा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये, और इसके साथ वाला जो है वो p कॉज ऑफ थीटा होगा। तो जो p कॉज ऑफ थीटा वो तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो तो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन वे से ही पास कर रहा है। हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r इंटू p साइन ऑफ थीटा। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L, एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग R एंड P। ठीक है, तो फिर P साइन ऑफ थीटा ही आएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा R क्रॉस P। और इसकी वैल्यू जो है, इसकी डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम is calculated with the help of right hand rule। तो ये किसकी मदद से फाइंड की जाती है? देखें, आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसकी डायरेक्शन को राइट हैंड रूल की मदद से ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो अब कैसे हम करेंगे, देखें मैं एक प्लेन बनाता हूँ जो R और P को कंटेन कर रही है। ये देखें, ये वेक्टर R, ये P, R क्रॉस P। ये रखें राइट हैंड रूल, फिंगर्स को कर्ल करें, ये इस तरफ, ठीक है, ये इस तरफ, ये थंब आउटवर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, राइट हैंड रूल। तो अगर यहाँ पर मैं इधर R कर दूँ और इधर P कर दूँ तो फिर ये इधर हो जाएगा, ये डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी ऐसे, यहाँ पे आउटवर्ड, यहाँ पे इनवर्ड, यहाँ पे आउटवर्ड। तो ये डायरेक्शन जो है वो, तो राइट हैंड रूल की मदद से हम डायरेक्शन जो है उसको फाइंड कर सकते हैं ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा जी, अब आप देखेंगे हमारे पास जो यहाँ पर आया था R क्रॉस P, R P साइन ऑफ थीटा। तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो एंगुलर मोमेंटम साइन 0, ये तो 0 हो जाएगा मिनिमम। और अगर थीटा 90 डिग्री है, ठीक है जी, अगर थीटा 90 डिग्री है तो L R P साइन 90 डिग्री, तो L मैक्सिमम R P,
या इसको लिख सकते हैं आर एम वी, ठीक है। और एल आर क्रॉस पी को हम लिख सकते हैं आर क्रॉस एम वी, पी की जगह, और इधर से एम आर क्रॉस वी। ये एक्सप्रेशन भी हम इसका राइट डाउन जो है वो कर सकते हैं। तो कोई बॉडी जो सर्कल में मूव कर रही हो और सर्कल में मूव करते हुए उसका जो मोमेंटम होता है वो याद रखें हमेशा, रोटेशन की वजह से जो मोमेंटम होता है वो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है। अब हमने देखना रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो और उसका कोई एंगुलर मोमेंटम हो, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो हमेशा किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट होता है। ये बात याद रखें, हमेशा हमने अभी डायरेक्शन देखी है, किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम होता है। मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, यूँ बॉडी सर्कल कर रही है, तो राइट हैंड रूल अगर लगाएं तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एंगुलर मोमेंटम इसके अलॉन्ग है। ये फिक्स्ड एक्सिस हैं और उसके अलॉन्ग एंगुलर मोमेंटम है। लेकिन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करना है तो फिर उसके लिए उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करवाना पड़ेगा। टॉर्क जो होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर देता है, ठीक है। तो सपोज करें कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है एक पार्टिकल के ऊपर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल जो कि सर्कल में पाथ में मूव कर रहा है, वो है एल क्रॉस पी। इसको हम लिख सकते हैं एल, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर ए आ गई। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आर ओवर डी टी एम वी प्लस आर एम डी वी ओवर डी टी, ये आ जाएगा। तो डी एल ओवर डी टी ये क्या है, ये तो वी है, वी क्रॉस एम वी प्लस आर क्रॉस एम डी वी ओवर डी टी। तो डी वी ओवर डी टी किसके बराबर होता है, ए के, तो ये हो जाएगा एम ए, ठीक है। ए डी वी ओवर डी टी के बराबर होता है। तो वी क्रॉस वी ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि पैरेलल है, साइन 0 डिग्री, तो ये तो ख़त्म। तो डी एल ओवर डी टी मेरे पास रह जाएगा आर एम ए। ये मेरे पास चीज़ जो है वो बच जाएगी। तो एम ए क्या होता है, बाय न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन का अगर सेकंड लॉ लगाओ तो डी एल ओवर डी टी एफ इज इक्वल टू एम ए, तो आर क्रॉस एफ। और अगर टॉर्क को रिवाइज करो, याद करो, तो आर क्रॉस एफ जो है वो टॉर्क के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि डी एल ओवर डी टी दैट इज इक्वल टू टॉ।
तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज उस वक्त आती है जब उसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट करता है। और अगर आप देखें तो ये एक्सप्रेशन, जब एंगुलर मोमेंटम उस वक्त चेंज होगा जब उसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट करेगा। ठीक है, अब ये देखें आप और एक्सप्रेशन, और ये देखें यहाँ पर P रिप्लेस हुआ है लीनियर मोशन एंगुलर मोमेंटम के अंदर, और F रिप्लेस हुआ है टॉर्क। ठीक है, तो ये न्यूटन्स सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम और ये न्यूटन्स सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये उस फॉर्म के अंदर। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हम किस तरह टॉर्क और इसको रिलेट कर सकते हैं आपस में एंगुलर मोमेंटम को। तो यहाँ पर अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो फिर एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूँ कि L ज़ीरो है ज़ीरो, तो टॉर्क कांस्टेंट, ये हमारे पास चीज़ निकल गई। अब हमने नेक्स्ट चीज़ देखनी है, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको बता रहा हूँ, ये पहले भी आपने पढ़ी हुई हैं चीज़ें। ठीक है, अभी हमने सिंगल पार्टिकल का कैलकुलेट किया था, तो एंगुलर मोमेंटम of system of particles, यानी कि हमारे पास जो है वो एक से ज़्यादा अगर पार्टिकल्स हों, आप सपोज करें कंसिडर ए सिस्टम consists of n number of particles। एक सिस्टम है जिसके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। सिस्टम जो है वो रोटेट कर रहा है, इट इज़ रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, ये किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है किसी इनर्शियल फ्रेम में। तो इसका एंगुलर मोमेंटम टोटल जो होगा L1 प्लस L2 अप टू सो ऑन Ln, ये इसका टोटल है। तो इसको अगर आप कर लें dl ओवर dt, dl1 ओवर dt, dl2 ओवर dt और dln ओवर dt, तो ये सारे क्या बन जाएंगे, ये टॉर्क बन जाएंगे। dl ओवर dt टा1 प्लस टा2 अप टू सो ऑन टा n, या इसको स्मॉल, चलो n नहीं है, टा n। ठीक है, तो हमारे पास ये टोटल टॉर्क आ गया, टा समेशन आई टा ऑफ आई, यानी कि हमारे पास डी एल ओवर डी टी समेशन आई टा आई के बराबर आया, या डी एल ओवर डी टी हमारे पास टॉर्क के बराबर, ये रिलेशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अच्छा, अब टॉर्क जो सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो दो वजहों से होता है। द टॉर्क produced
in a system has two reasons. तो उसकी दो रीजंस हैं. नंबर वन, द इंटरनल फोर्सेस between the particles. Particles produces टार्क. तो इनके दरम्यान में जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं, दो पार्टिकल्स सारी बात आपस में टकराते हैं, आपस में मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर उनके दरमियान में इंटरनल फोर्सेस होती हैं जो टार्क प्रोड्यूस करती हैं. और दूसरे नंबर पर द एक्सटर्नल फोर्सेस प्रोड्यूसेस टार्क. और दूसरे नंबर पर एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो टार्क को प्रोड्यूस करती हैं. तो इंटरनल टार्क जो होता है वो सिस्टम में पे एक्ट नहीं करता, क्योंकि इंटरनल रिएक्शन और एक्शन फोर्सेस जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं पेयर्स में. तो सिर्फ जो टार्क एक्ट करता है सिस्टम के ऊपर वो एक्सटर्नल टार्क ही एक्ट करता है. ठीक है जी. द इंटरनल टार्क is cancelled out due to the pair of action and reaction forces. These forces cancel each other. So net internal torque internal is 0. The torque acts only due to एक्सटर्नल फोर्सेस. तो टार्क जो है वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से एक्ट करता है. टा एक्सटर्नल dl/dt. ठीक है जी. सिर्फ ये वाली चीज़ हमारे पास आती है. तो अगर हम देखें कि जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम के अंदर F होता है हमारे पास dp/dt. तो ये किसके लिए इक्वेशन है कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो अगर फोर्स एक्ट करे इन डायरेक्शनल पैरेलल टू p, यानी कि फोर्स एक्ट करे इन डायरेक्शन पैरेलल टू p, तो फिर क्या होगा? p changes to delta p if force act parallel to p. अगर फोर्स एक्ट करे पैरेलल टू p तो मोमेंटम में p से डेल्टा p चेंज आएगी, क्योंकि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v विल चेंज. यानी कि ये फोर्स जब एक्ट करेगी उस पार्टिकल के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है
तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर देगी। यानी कि ये देखें, ये P, ये V, डेल्टा P V। लेकिन अगर फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करे, इफ फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू P, अगर फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करे यानी कि इस तरह एक्ट कर रही हो फोर्स, तो P V लेकिन परपेंडिकुलर एक्ट करेगी, तो फिर आप देखें ऐसे यहाँ से है, ये थीटा एंगल, ये P हमारे पास बन गया, ये डेल्टा P और ये P प्लस डेल्टा P जो है ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसी तरह सिमिलर केस जो है वो हम लेते हैं किसी रोटेटिंग बॉडी के अंदर। तो जब टार्क जो है वो पैरेलल टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी लगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो है वो चेंज होता है। ठीक है, ये जो लीनियर मोमेंटम की बात होगी ना, इन केस of rotational मोशन। ठीक है, अगर रोटेशनल मोशन का हम केस देखें तो जब टार्क एक्ट्स ऑन द बॉडी, जब एक्सटर्नल टार्क जो है वो बॉडी पे एक्ट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ L, तो इट चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, बट डायरेक्शन विल नॉट चेंज। तो डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड जो चेंज होगा। बट अगर इफ टार्क एक्ट परपेंडिकुलर, टू एंगुलर मोमेंटम L, तो ये क्या करेगा, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये क्या करेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो बॉडी जो है वो क्या करेगी, वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू करेगी। द बॉडी स्टार्ट टू मूव इन सर्कुलर पाथ। अच्छा, जब टार्क परपेंडिकुलर एक्ट करता है, ठीक है, व्हेन टार्क एक्ट परपेंडिकुलर, तो एंगुलर वेलोसिटी जब टार्क एक्ट परपेंडिकुलर, मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा रिमेन सेम। मैग्नीट्यूड जो ओमेगा होता है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा चेंजेस, लेकिन ओमेगा की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है।
तो जब टार्क एक्ट परपेंडिकुलर, जब टार्क परपेंडिकुलर एक्ट करता है टू एंगुलर मोमेंटम, तो नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। देखें ना, काइनेटिक एनर्जी तो तब भी चेंज होगी जब उसके ऊपर वर्क डन होगा, तो वर्क डन ही नहीं हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी किस तरह चेंज होगी। तो आप देखें कि अगर मैं इसकी फिगर ड्रा करूं, ये तो इस तरह हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, यहाँ पर ये कोई एंगल थीटा हमारे पास बन रहा है, ये एल प्लस डेल्टा एल है और ये डेल्टा एल, इसके परपेंडिकुलर जो है वो एक्ट कर रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी एक वीडियो मैं और इसके ऊपर बनाऊंगा, इसमें एंगुलर मोमेंटम और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ज़रा डिटेल के साथ। फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।